हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस, आज की इस क्लास में हम चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को विद ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, तो जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना। और जो है और कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से बता देना कौन कौन सा बैक बेंचर है भाई साहब, जो अल्ट्रा लेजेंड है, जो एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 2 दिन पहले इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, तो जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा देना। और ये इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अभिषेक साहू सर फिजिक्स, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो फाइल सेक्शन है उसमें जाके सर्च कर लेना, तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस डुअल नेचर वाले चैप्टर में एक कहानी है कि भाई इलेक्ट्रॉन से मेटल को निकालना, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालना है बाहर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, जैसे सीजियम के वर्क फंक्शन की बात करूंगा ना, सीजियम के वर्क फंक्शन की, तो ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि सीजियम के इलेक्ट्रॉन को अगर 2.14 एनर्जी मिलेगी, केवल तभी इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। प्लेटिनम के पास मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अब वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है थर्मोनिक एमिशन, मतलब हीट देके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। बट इलेक्ट्रॉन केवल तभी बाहर निकलेगा जब वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको हम थर्माइन या थर्मो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, दूसरा एमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनेगा। तो इसमें क्या होता है, एक रेडिएशन आती है अच्छी खासी एनर्जी लेकर के, और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ले लेता है और फिर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चला जाता है। ठीक है, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन ज्यादा हुई तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के जो है खींच लेते हैं, इसको हम फील्ड एमिशन बोलते हैं। इसके बाद होता है सेकेंडरी एमिशन। इसमें क्या होता है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं मेटल सरफेस पे, इसकी एनर्जी से मेटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे एक्चुअल में इस रेडिएशन के, लाइट के नेचर को, बिहेवियर को समझने के लिए हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, और यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेंगे, उनसे जो है क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो कि आपको क्या बताया जा रहा है कि यूवी रेडिएशन को स्ट्राइक कराया। यूवी रेडिएशन के पास क्योंकि जो है अच्छी खासी एनर्जी होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो यूवी रेडिएशन को इस मेटल की प्लेट पे स्ट्राइक कराया। इस मेटल की प्लेट को भी नेगेटिव से जोड़ा गया, तो उसको कैथोड कहा, इसको हमने कहा पॉजिटिव, तो एनोड। एनोड पे सारे इलेक्ट्रॉन आकर के इकट्ठे होते हैं, तो हम इसको कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं। अब देखिए, रेडिएशन के आने से एनर्जी मिली, और एनर्जी पाकर के ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गए। इन इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेडिएशन यानी फोटो, तो फोटो लेकर के यानी रेडिएशन लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ अब ये यहाँ पर क्या बन गया भाई, फोटो। आप देखो, फोटो यानी रेडिएशन आई, जिससे निकले फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट बन रहा है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये पूरी चीज समझ लो, और पूरे इस इफेक्ट को हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरी कहानी समझ गए? ध्यान रखिए, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट है हॉलबर्ग एंड लेनार्ड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां से इस पूरी कहानी से कुछ बातें नोटिस करी गई कि इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, उसको हमने कहा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सब समझिए। अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। ठीक है, ना तो पहली कहानी यहाँ पर ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में ये नोटिस करा गया कि इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है भाई जिससे कम फ्रीक्वेंसी आने पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी अगर मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कहूंगा तो वर्क फंक्शन, और फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए रेडिएशन की, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात ये कही है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? बोला फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। बताओ, याद रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब कि कितना करंट बनेगा, ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। देखो, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और इंटेंसिटी यानी कि लाइट की चमक, ब्राइटनेस ज्यादा
तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलेंगे। ठीक है, याद रखो। चौथी बात यहाँ पर ये कही गई, देयर इज नो टाइम लैग, बोला कोई टाइम लैग नहीं है इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, जैसी रेडिएशन आएगी वैसे इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाएगा। मतलब आने में, इंसिडेंट रेडिएशन के आने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई डिले नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यानी कितना करंट बनेगा ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस क्लास में सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, कि काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की, उसको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, इंटेंसिटी बस करंट को डिसाइड करेगी। ठीक है ना। और करंट को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी बस काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ बनता है, जैसे कि सबसे पहले ये ग्राफ है, ग्राफ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी ग्राफ है इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस ग्राफ में एक साइड काइनेटिक एनर्जी, दूसरी साइड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया कि देखो अभी कोई करंट तो नहीं है, अभी कोई काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। अब देखो इसी प्रकार से फोटो करंट का इंटेंसिटी से क्या लेना देना है, बोला जो है स्टार्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप हो गया एक प्रकार से। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी में थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, तो जीरो से ही स्टार्ट हम इसको कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी बस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए देखो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वाला ग्राफ होता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को फ्रीक्वेंसी कोई मतलब नहीं, तो देखो ये कांस्टेंट हमने ड्रॉ करा है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। स्टॉप, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं तो भाई कैसे रोकेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव को नेगेटिव रोक सकता है ना। तो ये जो एनोड आप देख रहे हो ना, इसको हम क्या करेंगे कि इसको नेगेटिव बनाएंगे, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके रोक सकता है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन रुक पाएंगे, है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल की एनोड को दी गई, नेगेटिव, एनोड वैसे पॉजिटिव होता है बट हम इसका कनेक्शन यहां से नेगेटिव कर देंगे, तो एनोड को दी गई नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जो कि सभी इलेक्ट्रॉन्स को या हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, हाईएस्ट स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनोड नेगेटिव पोटेंशियल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव वैल्यू से ही जो है रिपेल होकर रुक सकते हैं, नहीं तो नहीं रुकेंगे। तो एनोड को दी गई नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जो कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे हमने 5 वोल्ट माइनस में दिया, नहीं रुका, जैसे हमने जो है 6 वोल्ट माइनस का दे दिया, ये रुक गया, इतना रिपल्सन यहाँ से बन गया था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल -6 वोल्ट हो गया। नाउ अब आप मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसको रोकने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, ताकत का मतलब होता है पोटेंशियल, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हो। अगर सर इंटेंसिटी बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कुछ भी नहीं होता, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। ये ग्राफ भाई साहब मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ये ग्राफ में हम बता रहे हैं फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, यानी कलेक्टर पोटेंशियल के लिए ग्राफ है ये। ठीक है, तो इस ग्राफ में कहा जा रहा है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है कलेक्टर पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, तो हमने फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल बता दिया। एनोड पोटेंशियल को ही कलेक्टर पोटेंशियल कहा जा रहा है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग, अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। ठीक है, सेम इंटेंसिटी सेम तो करंट सेम, देखना, क्योंकि इंटेंसिटी करंट को डिसाइड करती है। अब अगर सभी रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम है तो सबके लिए करंट सेम है, तो हमने क्या किया कि 3 रेडिएशन का देखो करंट तीनों कैसा रखा, सेम रखा, मैक्सिमम करंट तीनों कैसा है, सेम है। इसके बाद अब देखो, पहली के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू बनती, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और, तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कुछ और है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और, क्योंकि उसने बोला था कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंसीडर करो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हमने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो थर्ड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। ठीक है, ये मैं सोचना नेगेटिव में है तो ये छोटा होगा, नहीं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लेनी आनी है पोटेंशियल की। ठीक है ना, तो ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए। कभी आपसे कहा जाए कि ग्राफ बनाओ
कलेक्टर पोटेंशियल यानी एनोड पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है। और डिफरेंट इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी अलग अलग है तो करंट तीनों का देखो अलग अलग दिख रहा है। सेम फ्रीक्वेंसी सेम है तो आप देख रहे हो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सेम दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बना के चलना, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के चलना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन ये कहती है भाई साहब कि टोटल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वर्क फंक्शन देती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन को हम एच न्यू नॉट लिखते हैं और एनर्जी को हम एच न्यू, तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, ठीक है। तो फाइनल जो काइनेटिक जो इक्वेशन जो बन गई ना, वो आपको ये इक्वेशन याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। क्या याद रखना है, क्या याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, सारे इक्वेशन बना दोगे, ठीक है। एच न्यू क्या है, टोटल एनर्जी, एच न्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। अगर इसी को मैं वेवलेंथ के फॉर्म में लिखूंगा तो c बाय लैम्डा करके ये फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है, ये सैंपल पेपर में एक बार पूछा गया है, तो इस साल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब आपको किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कह रहा है डबल कर दें, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो बच्चे लगा जाते हैं सर डबल हो जाएगी, गलत है, इसका आंसर होगा मोर देन डबल। काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम कर दें तो क्या होगा, बोला 3 मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी को जितने गुना कर दोगे ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। तरीका क्या होता है, बोला जैसे मान के चलो आपसे कह रहा है कि केस 1 में फ्रीक्वेंसी होगी, केस 2 में कह रहा है फ्रीक्वेंसी डबल कर दो, तो मान लो केस 1 में फ्रीक्वेंसी होगी एच न्यू, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी बन गई, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। दूसरे केस में आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया, तो ये हो गई 2 टाइम्स एच न्यू और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। सेकंड केस में हमने लेके कर दिया दोनों का डिवाइड, काटा पीटी की, तो नई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 2k1 प्लस डब्ल्यू, यानी कि डबल से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब यहाँ पर आपको इस ग्राफ में एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपसे बस इतना बोलूंगा कि आप इसको क्या करो, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने का आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। 2 नंबर में भी आ सकता है कि भाई ग्राफ ड्रॉ करो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करो और यहाँ पे ये बताओ कि इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है। तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप है, जो ग्राफ है, वो तो ऐसा बनेगा, चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोलेगा तब भी ऐसे बनेगा, वेलोसिटी v स्क्वायर वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनेगा तब भी ऐसा बनेगा, तो ग्राफ तो सेम बनेगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ सबसे जो है सिंपल होता है, तो इसका जो स्लोप है वो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होता है, याद कर लो, k वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो क्या, इसका स्लोप क्या देता है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और इंटरसेप्ट यानी कि ये यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस डब्ल्यू, नेगेटिव वर्क फंक्शन, ठीक है। अब अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या बताता है, तो ग्राफ बिल्कुल सेम बनाना है, ठीक है। बस यहाँ पे एच में, जैसे यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट सिर्फ एच आ रहा था ना, इसका स्लोप एच बता रहा था, तो यहाँ पर क्या करना है, एच में ई का डिवाइड कर देना, एच ई, और यहाँ पे वर्क फंक्शन में भी ई का डिवाइड कर दो, बस नेगेटिव में लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद कभी आपसे ये कहा जाए कि भाई साहब ये क्या दिख रहा है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा है, तो ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, बट इसमें क्या होता है, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी के लिए क्या किया था, ओनली एच बाई ई किया था ना, जबकि वेवलेंथ के फॉर्म में लिखते हैं तो एच सी बाय लैम्डा लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एच सी बाय ई, ठीक है, और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू में ई, ठीक है, क्योंकि भाई एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी टर्म में होता है एच न्यू और वेवलेंथ के फॉर्म में होता है एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि भाई प्लांक कांस्टेंट मतलब जो स्लोप क्या बता रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा का, तो बोलना एच सी बाई ई, और आपसे कहा जाए कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो बोलना एच बाई ई, और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू बाई ई, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू बाई ई, याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, होती है। नाउ कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताइए कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 है, मतलब किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 है और न्यू बाई 3 है, तो बताओ दो केस में आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो हमने क्या करा कि भाई पहले वाले के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2, दूसरे वाले के लिए न्यू बाई 3, तो हमने दो केस बनाए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है, तो केस 1 में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह हमने न्यू बाई 2 लिख लिया, केस 2 में हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का न्यू बाई 3 लिख लिया और लेके दोनों का डिवाइड कर दिया, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ गया, टिक कर दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है
इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे मैटर वेव यानी डी ब्रॉगली वेव। इस पे से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो करा रहा हूँ बस वही आएंगे, ऐसे तो जो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैटर वेव का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होती है, वेव कनेक्ट होती है, उसी वेव को मैटर वेव कहते हैं। तो मैटर वेव की जो वेवलेंथ है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पर ना, ये इसका डेरिवेशन हो गया, इज इक्वल टू एच नहीं होता है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, दोनों को आमने सामने पुट करके कंपेयर कर दिया। ठीक है, नाउ अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले भूलना मत कि वेवलेंथ का ये फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, वहां से बना एच अपॉन पी। बस आपको ये जो स्लाइड है फॉर्मूले के लिए है। दूसरा पी मोमेंटम को एच अपॉन रूट टू एम के लिखते हैं। तीसरा फॉर्मूला एच अपॉन रूट टू एम ई वी होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन की जगह किसी और पे होगा तो चौथा फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे आपके लिए सामने वेवलेंथ के 4 फॉर्मूले लिखे हैं। ये डी ब्रॉगली या फिर मैटर वेव की वेवलेंथ है, और ये पांचवा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई वी होता है। ठीक है, लेमडा का फॉर्मूला एच अपॉन पी। ठीक है, एच अपॉन पी को हम एच अपॉन रूट टू एम के भी लिख सकते हैं, के को हटा के हम ई वी लिखते हैं तो ये हो गया, और इलेक्ट्रॉन की जगह हम कोई भी चार्ज होगा तो क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। एक तो आप इसको याद रख लो, एक तो ये एच अपॉन रूट टू एम के, और एक ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन में कह दे कि भाई आप मुझे बताइए कि अगर 100 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया गया तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो फॉर्मूला 12.27 अपॉन रूट 100 लगा देना, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अब आपको मिल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये कई बार रिपीट हुआ है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भूलना मत। सबसे पहली कहानी इसके अंदर क्या लिखी गई है कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखो आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि भाई लैम्डा वर्सेस रूट वी का ग्राफ बनाओ, तो लैम्डा वर्सेस रूट वी का ग्राफ ऐसा होता है कर्व में। ठीक है, क्योंकि देखो लैम्डा ऊपर है और रूट वी नीचे है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है। कभी आपसे कहते हैं कि लैम्डा वर्सेस 1/√v का ग्राफ बनाओ, तो स्ट्रेट लाइन होगा। पता है क्यों? क्योंकि लैम्डा रूट वी के तो इनवर्स है, जबकि लैम्डा 1/√v का आमने सामने है ना। देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। ठीक है, अगर आप इसको y मान लो और 1/√v को x एक्सिस में मान लो, तो इक्वेशन क्या बनती है? y इज इक्वल टू mx, मतलब ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं इसको कितना कैसे कलेजा निकाल के बाहर रख दूं तब मानोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इस टाइप के ग्राफ जो है बहुत ज्यादा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे कहेगा कि दो पार्टिकल है, उनके लिए लैम्डा वर्सेस 1/√v ग्राफ बनाओ। तो लैम्डा वर्सेस 1/√v ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, तो दो पार्टिकल के लिए हमने बना दिया, एक के लिए दूसरे के लिए। अब इसमें याद रखना कि जो हल्का पार्टिकल होगा ना, जो हल्का पार्टिकल होगा, जैसे मान के चलो जो हल्का पार्टिकल होगा उसका स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं, ये आपको प्रूव करके नहीं दिखाना, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई लैम्डा वर्सेस 1/√v ग्राफ बनाओ दो पार्टिकल के लिए, और इसमें ये बताओ कौन सा पार्टिकल भारी है और कौन सा पार्टिकल हल्का है। तो याद रखना कि जिसका स्लोप जो है कम होगा, ठीक है, वो भारी होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो हल्का होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये बात समझ लो, ये जो मास वाली चीज मैं लिखी है ना, ठीक है, तो याद रखो। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा पार्टिकल का मास ज्यादा है, तो जिसका स्लोप कम है उसका मास ज्यादा है, ध्यान रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आपसे कह देगा कि एक ड्यूट्रॉन के लिए ग्राफ है और एक अल्फा पार्टिकल के लिए, बताओ जरा कौन सा ड्यूट्रॉन कौन सा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल भारी होता है ना, तो इसका मतलब है कि स्लोप इसका कम है, तो ये पार्टिकल भारी है और ये पार्टिकल जो है हल्का है। ध्यान रखो, ये अल्फा पार्टिकल होगा, ये ड्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। कभी कभी रेशो भी पूछ लेता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी दी गई है प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो रेशो निकालो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो भाई काइनेटिक एनर्जी दोनों की लिख ली, अब वेवलेंथ का रेशो ये, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी आ रही हो वेवलेंथ का, तो ये होता है h/√2m के। तो भाई h/√2m के लगाया, अब लैम्डा ये प्रोटॉन के लिए और ये अपॉन में अल्फा के लिए, क्योंकि उसने पहले प्रोटॉन लिखा है बाद में अल्फा लिखा है। अब देखना प्रोटॉन और अल्फा पलट गया, ये अल्फा की वैल्यू ऊपर जाकर पलट जाएगी ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो एक चीज तो समझते हो आप लोग
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होता है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से 2 गुना ज्यादा होता है। तो कभी कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया और काटा पीटी कर दी, तो 1:1 आंसर आ गया। तो इस तरह रेशो वाले क्वेश्चन भी खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन हो गया, कह रहा अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को हमने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया, तो आपको वेवलेंथ का रेशो बताना है। तो भाई ऐसा फॉर्मूला लगाओ ना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो, तो h/√2m के। अब देखो अल्फा पार्टिकल पहले लिखा, प्रोटॉन बाद में, तो अल्फा और प्रोटॉन का रेशो निकाला, ये अल्फा के लिए फॉर्मूला, ये प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला, पलट गया ऊपर। तो हमने अल्फा को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया, जैसे इसके मास 4 गुना होता है, ठीक है, जो कि अपॉन में लिखा जाएगा। ये देख रहे हो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स मास ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, कैंसल करके ये निकल आता है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ जरा कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये ग्राफ बनाया, तो देखो ये वर्क फंक्शन फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए की ज्यादा है, तो वर्क फंक्शन भी ए का ज्यादा होगा, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है बी की, तो इसका वर्क फंक्शन भी कम होगा, ठीक है। नाउ अब एक चीज याद रखो कि वर्क फंक्शन अगर ज्यादा होता है तो किसी मेटल के लिए टोटल एनर्जी कम होती है। बताए क्यों? जैसे मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी आई, अब इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो 10 - 2 यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है ना टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। नाउ अब मान के चलो इसकी 8 हो गई। अब मान के चलो कि दूसरे केस में क्या हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई, अब इसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च हो गई। तो उसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन, ध्यान रखो, ठीक है। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे एक चीज और पूछी जाती है कि क्या ये बात सच है क्या कि सेम मेटल के इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है? जी हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से आएगा तो ज्यादा कोलाइड करेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा लॉस्ट होगी, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा तो कम कोलाइड करेगा आसपास के इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी का लॉस कम होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान तक रखनी है और आप इसको जो है प्रैक्टिस करके चले जाओ। 15-20 मिनट में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। डिटेल में तो आपको पता है कि भाई मैंने दुनिया भर की चीजें करा करके रखी हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मेरी साइड से जो एक्सक्लूसिव क्विक रिवीजन सीरीज गिफ्ट है, आपका फेयरवेल गिफ्ट, आप इसको समझ लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना कि भाई कौन कौन से बैक बेंचर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ।